हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीएनएसएस की 5वीं क्लास है। इसके बाद 2 या 3 क्लासेज और आएंगी और आपकी बीएनएसएस समाप्त हो जाएगी। क्योंकि परीक्षा डेट के बारे में मार्केट में बहुत सारी न्यूजेज चल रही हैं, कुछ जनवरी बोल रहे हैं, कुछ फरवरी बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को इन चीज़ों से विचलित नहीं होना है। आप लोगों को मान के चलना है कि नवंबर लास्ट तक आपका कोर्स समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस, 2 चीज़ें बचनी चाहिए। ठीक है, तो यही टारगेट करके आप लोग पढ़ाई करो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी पर भी सोचा है कि अब काम स्टार्ट कर देंगे। क्लासेज तो आपकी हिंदी पर आएंगी बीएनएसएस समाप्त होने के बाद। हो सकता है कुछ मूल विधि के जो बचे हुए और टॉपिक रहेंगे ना, वो हो जाएं क्लासेज, फिर हिंदी की मेन क्लासेज शुरू होंगी। लेकिन इस बीच में हम क्या करेंगे, हिंदी के कुछ टॉपिक जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, याद ही करने होते हैं, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता है, जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट बोल रहे हैं जिसके लिए परेशान है, वो है आपका हिंदी साहित्य, यानी रचनाएं वगैरह, हिंदी साहित्य और पुरस्कार हिंदी से संबंधित। तो हम शुरुआत इसी से ही कर रहे हैं। 1 या 2 दिन के अंदर, हो सकता है आज शाम तक ही, हिंदी साहित्य के जितने भी PYQs हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे गए, UPSI, मंडी सचिव, किसी भी, वो सारे PYQs आप लोगों को एक PDF फॉर्मेट में दे देंगे विद आंसर, या जहां सॉल्यूशन की जरूरत होगी सॉल्यूशन। 500 से 600 क्वेश्चन होंगे। उसको आप लोग क्या करना, बार बार पढ़ लेना अच्छे से। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है ऐसे टॉपिक्स में कि 90% क्वेश्चंस तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ जाते हैं या उनके सॉल्यूशन से आ जाते हैं। तो इसको पढ़ना शुरू करना 1-2 दिन बाद, हर 1-2 दिन में, हो सकता है अल्टरनेट डे पर या अगले दिन। ठीक है, फिर अगले आगे चल के विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, फिर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो भी आपके ये सब याद करने वाले हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, जिसमें समझ की ज़्यादा जरूरत नहीं, सीधा याद करना है। इनसे संबंधित MCQs एक फोल्डर में, हिंदी का अलग से फोल्डर बना दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को मिलते रहेंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस करो। फिर जब क्लासेज आएंगी तो क्लासेस करोगे और MCQs प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए आज की क्लास पर आ जाते हैं। आज की क्लास में हम धारा, वैसे तो 179 के बाद की देखनी है, 179 तक आप लोगों की पिछली क्लासेज में हो चुकी थी, लेकिन एक धारा जो आपके पिछले अध्याय में इंपॉर्टेंट थी लेकिन रह गई थी, वो क्या है, कोई न्यूसेंस, जिसको बोलते हैं उपद्रव, एक प्रकार से न्यूसेंस का मतलब है उपद्रव या आशंकित खतरे के अति आवश्यक मामलों में, चाहे वो DM हो, चाहे SDM हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, इसके आदेश जारी करने की शक्ति, मतलब इसको रोकना। आशंकित, अभी खतरा आया नहीं है, कोई भी अपराध अभी हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसी आशा है, तो इसमें भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, चाहे वो DM हो, SDM हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जहां पर पब्लिक न्यूसेंस वगैरह हो रही है तो उस पर सिविल बल का प्रयोग करने की शक्ति थी, और आगे चल के सशस्त्र बल प्रयोग करने की शक्ति थी। उसी का ही अगला पोर्शन है ये, कि न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अति आवश्यक मामलों में ये शक्ति है। फिर अगली धारा, ये भी आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन इसको और थोड़ा एलेबोरेट करना था। धारा 179(1), इसमें था कि साक्षियों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की शक्ति किसकी, पुलिस अधिकारी की या पुलिस थाने की। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि किन लोगों से अपेक्षा नहीं की जाएगी, और यहां से क्वेश्चन कई बार बना है कि किन्हें पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। वो कौन लोग हैं, अगर कोई पुरुष है तो 15 वर्ष से कम उम्र का है और 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसे नहीं बुलाया जाएगा। कोई भी महिला हो उसे नहीं बुलाया जाएगा, उसके स्थान पर जाके उसके बयान ले लिए जाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हो या ऐसा व्यक्ति जहां रह रहा हो वहां से किसी व्यक्ति को बुलाना जो देख रेख कर रहा हो तो नहीं बुलाया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। धारा 180(1), पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। साक्षी तो आप जानते ही हो, जिन्होंने कोई घटना होते हुए देखी है, तो पुलिस इनकी परीक्षा कर सकती है, और ये इनको शक्ति कहाँ से मिली है, धारा 180(1) से। ये इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 181(1). इसमें क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, अनुच्छेद 20 पढ़ा होगा, कि स्वयं के प्रति किसी व्यक्ति को गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी साक्षी या गवाह है, वो अगर पुलिस के सामने कोई बयान देते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है,
पुलिस के सामने बयान का केवल इतना महत्व होता है कि किसी व्यक्ति ने बताया कि हाँ हमने हत्या की है, तो पुलिस पूछेगी कि किस चीज़ से की, किस हथियार से की, कहाँ वो हथियार फेंका, तो पुलिस सबूत जुटाने में उसकी मदद हो जाती है उसके बयानों से। बाकी उनका कोर्ट में कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान ना हो। यही चीज़ लिखी है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया कथन, ये उसका बात नहीं है जो अभियुक्त है, कोई साक्षी भी है उसकी बात हो रही, यदि लेखबद्ध, उसको लिख लिया जाता है, लेखबद्ध कर लिया जाता है, तो कथन देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे, ना ही ऐसा कोई कथन या उस कथन का कोई भी पार्ट किसी जांच, विचारण या अन्य प्रयोजनों में उपयोग किया जाएगा। सिंपली मना किया गया। लेकिन यदि किसी साक्षी का बयान न्यायालय की अनुमति से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 के तहत लिया गया है तो इसे उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये साक्ष्य अधिनियम में एज अ साक्ष्य के रूप में ही लिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। धारा 184(1), अगर कोई पीड़ित बलात्संग का पीड़ित है तो बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सकीय परीक्षा, नमूने जुटाए जाएंगे जो कि आगे केस को मजबूत करने में मदद करते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ही अपराध की सूचना मिली, अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल कराया जाएगा, जो भी पीड़ित या पीड़िता है। ठीक है। महिला की सहमति, पहले क्या यहाँ पर पीड़िता होता था, अब इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया। महिला की सहमति से ऐसा होगा। और इसमें क्या होगा, जो भी मेडिकल परीक्षण होगा उसमें महिला की आयु, डीएनए प्रोफाइल, उसकी मानसिक स्थिति की रिपोर्ट, शारीरिक स्थिति की रिपोर्ट, चोटों घावों की रिपोर्ट वगैरह मेंशन होगी। आगे चलते हैं। धारा 185, किसी अपराध के अन्वेषण हेतु पुलिस अधिकारी की अपने सीमा क्षेत्र में तलाशी लेने की शक्ति। ऐसा पुलिस अधिकारी जो प्राधिकृत है उस अपराध की जांच कर रहा है, तो फिर वो अपने सीमा क्षेत्र में उसको तलाशी लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो उस अपराध से संबंधित तलाशी ही होनी चाहिए। धारा 185। धारा 187(1), जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना हो तब प्रक्रिया। आप लोगों ने जाना होगा लास्ट क्लासेज में कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर क्या होता है, 24 घंटे तक तो पुलिस हिरासत में रहेगा वो व्यक्ति, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब अगर इन 24 घंटे में जांच नहीं हो पाई पूरी, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले या पूरी पूछताछ हो ही नहीं पाई, तो क्या होगा, सबको पता है, रिमांड मिलती है ना। पुलिस हिरासत जिसे बोलते हैं, दो प्रकार की हिरासत होती है, एक पुलिस हिरासत, दूसरी होती है न्यायिक हिरासत, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो धारा 187(2) क्या बोलता है, मजिस्ट्रेट के आदेश से 15 दिनों तक पुलिस या अन्य अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। ये 15 दिन में टुकड़ों में हो सकता है कि शुरुआत में 2 दिन के लिए भेजा, फिर भी नहीं हो पाई तो फिर 3 दिन, फिर 7 दिन, ऐसे करके, या फिर एक साथ 15 दिन तक अधिकतम उस व्यक्ति को दोनों में से किसी हिरासत में, या तो पुलिस हिरासत हो सकती है या न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। अगला 187(3), अगर 15 दिन में भी पूरी पूछताछ नहीं हो पाई तो 15 दिन से अधिक के लिए भी हिरासत बढ़ाई जा सकती है। इसका भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है, अगर उसका अपराध ऐसा है जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हो सकती है, तो फिर उसकी जो अभिरक्षा है, किसी प्रकार की अभिरक्षा हो, चाहे न्यायिक चाहे पुलिस, 90 दिनों से अधिक नहीं होगी, यानी 90 दिनों तक की पुलिस रिमांड मिल सकती है, बार बार जाना पड़ेगा, एक बार में 15 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है। अन्य मामलों में 60 दिनों से अधिक नहीं होगी, यानी कि 10 वर्ष से अधिक का कारावास है और ऊपर वाले जो भी है तो 90 दिन, और अन्य कोई मामले हैं तो 60 दिनों से अधिक नहीं होगी। अगला एक प्रतिबंध और लगाया है कि ये जो रिमांड है, पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा है, कौन न्यायाधीश नहीं दे सकता है, तो द्वितीय वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो पुलिस अभिरक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा दे सकता है। ध्यान रखना, न्यायिक अभिरक्षा क्या है, दे सकता है, बस पुलिस रिमांड नहीं दे सकता है। बाकी ऊपर के जो प्रथम वर्ग के हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, सेशन कोर्ट है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। धारा 188, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जो भी हैं वो क्या करेंगे, अपने अन्वेषण की रिपोर्ट पुलिस थाने के भार साधक एसएचओ को देंगे। ठीक है, कहीं कहीं टीआई बोला जाता है, थाना इंचार्ज। धारा 189, इसलिए जो थाना इंचार्ज होता है वो बहुत मजबूत होता है,
उसके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, सारी जांच उससे गुजरती है, सारे काम वो सौंपता है, हर चीज़ उसके हाथ में आ जाती है। धारा 189, जब साक्ष्य, सपोज करो पुलिस ने शुरुआत में कोई अपराध हुआ तो पुलिस बहुत सारे संदिग्धों को गिरफ्तार कर लेती है। अब इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, अपर्याप्त सबूत मिले, तो पुलिस को पता चल जाता है ये व्यक्ति लिप्त नहीं है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था, तो इस व्यक्ति को थाने से ही रिहा किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उस पर जमानत या बॉन्ड भराया जा सकता है और थाने से रिहाई मिल जाती है। तो जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का थाने से छोड़ा जाना। धारा 192(1), अन्वेषण एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। पुलिस केवल सबूत, गवाह इकट्ठे नहीं करती, पुलिस क्या करती है, जो भी काम कर रही है, जो भी जांच अधिकारी है, वो एक डायरी मेंटेन करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। डायरी में प्रतिदिन, जिसमें पृष्ठांकन, उस डायरी में से आप पेज भी नहीं फाड़ सकते हो, उसमें पेज नंबर लिखे होने चाहिए। उसमें आप क्या करोगे, डेट और टाइम के साथ लिखोगे कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस व्यक्ति से मैंने ये पूछा, ये जानकारी मिली, अब आगे ये करूंगा, यहाँ से ये सबूत मिला, पूरा मेंटेन करना होता है। जो कि एज ए सबूत तो काम नहीं आती है कोर्ट में, लेकिन ये डायरी कोर्ट को हेल्प कर देती है समझने में पूरा मामला। ठीक, तो ये जो पुलिस डायरी है, तो ये क्या है, धारा 192(1). अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी प्रत्येक पुलिस अधिकारी अन्वेषण की कार्यवाही की दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जो कार्रवाई है इसको, समय के साथ, उसमें समय भी मेंशन होगा। इसी डायरी में साक्षियों के कथन केस डायरी में लिखे जाएंगे, और कोई भी दंड न्यायालय अगर उस मामले की सुनवाई कर रहा है तो वो उस मामले से संबंधित केस डायरी मंगा सकेगा। इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी अपराध को समझने में न्यायालय के लिए। धारा 194(1), आत्महत्या, और ये जितने भी केस डायरी, पुलिस डायरी वाला है आपका, इसके पहले वो जो मैंने बताया था अति आवश्यक, पब्लिक न्यूसेंस रोकने के अति आवश्यक मामले, ये मैचिंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के। धारा 194(1), आत्महत्या, मृत्यु आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। यानी किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, किसी की हत्या ही हो गई, मृत्यु हो गई, तो पुलिस का प्रोसेस क्या होगा, इस धारा 194(1) में वर्णित है कि जाएगी, जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो अपने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, सबूत इकट्ठे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए जरूरी है वो ये समझ लो। इससे संबंधित धारा है 194(1). अध्याय 14, जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, कि दंड न्यायालय जो हैं उनकी अधिकारिता। कोई केस हुआ है कहीं पर, तो कोई अपराध जहां हुआ है वो केस कहाँ सुना जाएगा, कौन सा थाना उसकी जांच करेगा, ये बात हो रही है। तो धारा 197, जांच और विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह अपराध किया गया है। सिंपल है, जहां अपराध हुआ वहीं का न्यायालय उसकी जांच करेगा। धारा 198, कई बार क्या होता है, अपराध एक जिले में हुआ, फिर दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी होता है ना, कई क्षेत्रों में हो जाता है, बट जाता है वो अपराध। तो जहां अपराध का स्थान अनिश्चित है या अपराध कई क्षेत्रों में किया गया, यहाँ पर का खा गा था, ठीक है, ये दो मिला के का था, फिर ये खा था, तो इतना जानना जरूरी नहीं, बस इतना समझो धारा 198 के पार्ट हैं। अंशतः एक क्षेत्र में, अंशतः अन्य क्षेत्र में हुआ है, तो ऐसे मामलों की जांच उनमें से किसी भी क्षेत्र के न्यायालय द्वारा की जा सकेगी। सपोज करो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, थोड़ा यहाँ हुआ, थोड़ा यहाँ हुआ, थोड़ा हुआ, तो कौन जांच करे, इनमें से तीनों में से कोई भी न्यायालय जांच कर सकता है जिनकी अधिकारिता में ये क्षेत्र आता है। फिर धारा 201(1), ये क्या है, कहीं पर डकैती होती है तो दूसरी जगह होती है और डकैत आते कहीं से। हत्या सहित डकैती के मामलों का विचारण उस न्यायालय में होगा जहां अपराध हुआ है। तो क्षेत्र डिपेंड करता है, जैसे जीएसटी हो गया ना, जीएसटी क्या है, गंतव्य आधारित कर हो गया, जहां पर जाएगा प्रोडक्ट वहां पर कर वो उस राज्य को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया कि जहां पर अपराध होगा वहीं का न्यायालय सुनेगा, कोई भी अपराध। इसमें आगे और था, चोरी वगैरह होती है तो उसका कुछ और होता है, तो वो सारी चीज़ों का फाइनल सार यही है कि जहां अपराध होगा वहीं का न्यायालय सुनेगा। एक चीज़ और कर दी, धारा 202(1) इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराधों का विचारण वहां जहां से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना पत्र भेजे गए।
आपने कई बार देखा होगा ट्विटर वगैरह पे ट्वीट कर देते हैं, एफआईआर हो जाती है, बहुत सारे लोगों पे हो जाती है। पब्लिक भावनाएं भड़काना, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा कि एक काम करता है कोई, अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हो जाती है ना। हालांकि ये धारा ये मना कर रही है। धारा क्या बोल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों पत्रों द्वारा किए गए अपराधों का विचारण वहां जहां से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या पत्र भेजे गए तो केवल उस जगह पर होगा, लेकिन इसका पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भी आपकी ये सीआरपीसी वगैरह है, आईपीसी वगैरह है, ये किसका विषय है आपका? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची में संसद भी कानून बना सकती है, राज्य भी बनाते हैं, तो राज्य अपने हिसाब से इनमें संशोधन करके रखते हैं, वो अपना हाथ बनाए रखते हैं, तो फिर उनको शक्ति मिल जाती है, गिरफ्तार करके ले जाते हैं। धारा 206, संदेह की दशा में हाईकोर्ट का वह जिला। हाईकोर्ट जो है, अगर कोई संदेह है कि किस न्यायालय में सुना जाएगा, किसके क्षेत्र में आता है, और संदेह दूर ही नहीं हो रहा है, तो फिर हाईकोर्ट डिसाइड करता है कि कहाँ पर सुना जाएगा। वही लिखा है कि संदेह की दशा में हाईकोर्ट का वह जिला निश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। आगे चलते हैं। धारा 208, अगर कोई अपराध भारत से बाहर किया गया है तो जांच या विचारण केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ही किया जाएगा। धारा 210, मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। अब थोड़ा सा समझ बन गई होगी कि न्यायाधीशों का सिस्टम क्या है। मजिस्ट्रेट किसे बोला जाता है? मजिस्ट्रेट बोला जाता है प्रथम श्रेणी के या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जो सबसे निचले वर्ग के न्यायालय में होते हैं। फिर आ जाता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। हालांकि केवल मजिस्ट्रेट लिखा है तो उसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका सेशन कोर्ट। तो जहां सेशन कोर्ट होगा वहां लिखा होगा सेशन न्यायाधीश या सेशन कोर्ट, ठीक। तो मजिस्ट्रेटों की बात हो रही तो अब समझ में आ गया, इनके द्वारा अपराधों का संज्ञान कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो धारा 210 में वर्णित है। धारा 213 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है। सेशन न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान तभी लिया जाएगा जब मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द किया जाए। यानी कि पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है, आप डायरेक्ट सेशन न्यायालय नहीं जा सकते हो। मजिस्ट्रेट की अगर अधिकारिता में नहीं मामला होगा तो वो सीधा सेशन न्यायालय के सुपुर्द भेज देगा। अधिकारिता में होगा तो पहले वो सुनेगा, जब उसका वो निर्णय दे देगा फिर वो समय देगा कि अब इतने समय बाद आप जा सकते हो, इतने समय के अंदर। तो कौन सा है? धारा 213। आगे चलते हैं। धारा 218, न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। अब कई बार देखा होगा जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन पर भी केस हो जाते हैं, है ना। हालांकि हमारे संविधान ने इनको सुरक्षा दी हुई है, बिना हाईकोर्ट की अनुमति के आप किसी भी निचले न्यायाधीश पर केस नहीं कर सकते हो, ठीक। और लोक सेवकों को भी सुरक्षा मिली है, जिसका भी कर्मचारी हो, केंद्र का कर्मचारी हो तो केंद्र की परमिशन से होता है, और राज्य का कर्मचारी हो तो राज्य की परमिशन। तो कोई कोर्ट में अगर चला गया इनके विरुद्ध में तो अनुमति लेनी पड़ती है, जिसका भी कर्मचारी हो, केंद्र का है तो केंद्र का, राज्य का है राज्य का, और न्यायाधीश है कोई अधीनस्थ है तो हाईकोर्ट की। वही है धारा 218। फिर अध्याय 16, मजिस्ट्रेटों से परिवाद। परिवाद मतलब शिकायत। कई बार थाने में शिकायत नहीं लिखी जाती है तो क्या करता है व्यक्ति, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है और वहां से एफआईआर दर्ज होती है। तो धारा 223(1), परिवादी की परीक्षा। जो भी शिकायत करता है उसकी मजिस्ट्रेट क्या है, परीक्षा लेंगे कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और शपथ पर लेते हैं। कोर्ट में जो भी काम होता है वो शपथ पर होता है, जिससे कि व्यक्ति पलट ना पाए। धारा 228(1), मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकना। यानी जो भी अभियुक्त है, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे बोल सकता है कि आपको हर बार कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, आपका वकील आ सकता है। धारा 230, मजिस्ट्रेट क्या करे। कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एफआईआर की कॉपी थाने वाले तो नहीं देते हैं, तो अब व्यक्ति को पेश करना है 24 घंटे के अंदर। जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा फिर व्यक्ति वहां मांग कर सकता है उसका वकील, और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अभियुक्त को पेश होने के 14 दिनों के अंदर पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर और अन्य दस्तावेज जो इससे संबंधित होंगे सारे प्रोवाइड कराएंगे, धारा 230 के अंतर्गत। धारा 239(1), कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय किसी भी आरोप में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या परिवर्धन कर सकता है। आपने देखा होगा कई धाराएं लगी होती हैं, लेकिन न्यायालय सुनवाई के दौरान जब वो पाता है कि नहीं
इस धारा के प्रति तो कोई साक्ष्य मिल ही नहीं रहे, ये धारा नहीं होगी, तो वो धाराएं हटा भी देता है या चेंज करा देता है धाराएं। वही लिखा है धारा 239(1) में। धारा 240, अब अगर न्यायालय ने बीच सुनवाई में कुछ धाराएं हटा दी या उनमें परिवर्तन कर दिया, तो क्या होगा? जो पहले के साक्षी हैं या गवाह हैं वो तो अपना गवाही दे चुके हैं, तो फिर क्या होगा? जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाता है और इनकी पुनः गवाही ली जाती है, धारा 240 के अंतर्गत। धारा 242(1), अगर कोई एक व्यक्ति है और 1 वर्ष यानी 12 माह के अंदर कई सारे ऐसे अपराध करता है जिनमें एक ही प्रकार के दंड का प्रावधान है, यानी कि एक ही प्रकार के अपराध करता है, तो क्या होगा? ऐसे एक से अधिक या अधिकतम 5 अपराध अगर उसने 12 माह के अंदर किए हैं तो सभी अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है और एक साथ उसका विचारण होगा, धारा 242(1) में। अब अध्याय 19 किससे संबंधित है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, सेशन कोर्ट में, धारा 248। केवल इतनी याद रखनी है, हर एक अध्याय से संबंधित जो इंपॉर्टेंट होगा उससे 1-2 धाराएं, जो मेन धाराएं हैं वो याद करनी है, और जहां पर ज़्यादा धाराएं याद करनी है वो भी कराई गई हैं, ठीक है। तो धारा 248 में सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन कौन करेगा? लोक अभियोजक करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। धारा 252, यदि अभियुक्त खुद बोलता है कि हाँ मैं दोषी हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उसे क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा, लिख लेगा और विवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। वो न्यायाधीश देखेगा, ऐसा नहीं है कि अभियुक्त ने बोल दिया तो फिर ट्रायल ही खत्म कर दिया, नहीं। न्यायाधीश देखेगा कि कहीं ये व्यक्ति दबाव में तो नहीं बोल रहा है, कहीं इसको कुछ धमकी वगैरह तो नहीं मिली, कुछ परिवार के सदस्यों को मृत्यु का खतरा दिखा के कुछ। इसके बाद फिर भी न्यायाधीश और चीज़ें देखेगा कि गवाह हैं, जो सबूत हैं, वो इसके चीज़ों को क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, फिर वो अपने विवेकानुसार उसको दोष सिद्ध कर सकता है। धारा 255, साक्ष्य ना होने पर न्यायाधीश दोष मुक्त कर सकता है, ये भी शक्ति है। अध्याय 20 देख लेते हैं। अध्याय 20 में आपको कोई धारा याद नहीं करनी, बस इतना समझ लो इसके अंदर क्या है, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। धारा 261 से 273 इससे संबंधित है। मजिस्ट्रेट में वही है जो धाराएं शुरू होंगी, मामले को कैसे वहाँ पर जाके दायर करेंगे, कौन सुनेगा, क्या है क्या नहीं है, तो उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बैचेज की जानकारी है। फॉरेस्ट गार्ड का बैच चल रहा है, यूपीएसआई का चल रहा है, और जूनियर असिस्टेंट 3284 का चल रहा है। आपकी नज़र में जिसे भी ये तैयारी करनी है आप लोग ज़रूर शेयर करें, और बैच ज्वाइन करने का वही तरीका है कि जीएस रिवॉल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहीं से बैच ज्वाइन कर। आगे चलते हैं। मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण, तो वारंट मामले अलग होते हैं, समन मामले अलग होते हैं, और मजिस्ट्रेटों द्वारा दोनों का विचारण होता है। तो धारा 274 से 282 तक इनका जिक्र है। इसमें भी आपको केवल अध्याय याद करना, इसका टाइटल याद करना, और कितने से कितने तक की धाराएं हैं। बाकी इसमें वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, धाराओं को ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा धाराएं याद करो, ऑलरेडी बहुत हो चुकी हैं। अध्याय 22 संक्षिप्त विचारण। कई बार कोई केस क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं होते हैं, तो फिर इनका क्या होता है, इन केसेस को 1 या 2 दिन की सुनवाई में ही निपटा दिया जाता है। पहले संक्षिप्त विचारण कर दिया जाता है और सजा भी सुना दी जाती है, उनकी बात हो रही। बाद में क्या होता है, फिर उसका थोड़ा सा अच्छे में विचारण होता है, मतलब समय दे के विचारण होता है। तो धारा 283(1), इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ये दोनों निम्न अपराधों का संक्षेपता विचारण कर सकेगा। कौन कौन से अपराध हैं? चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 20,000 से अधिक नहीं है यदि, या कोई भी संपत्ति ऐसी हो जो किसी ने रख ली हो, हड़प ली हो और 20,000 से अधिक मूल्य की नहीं है। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान, किसी व्यक्ति का आपने अपमान कर दिया और फिर वो व्यक्ति भड़क के लोक शांति भंग करने लगा, तो जिसने प्रकोपित किया है उस व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण या प्रयत्न, पहले किसी ने कोई अपराध किया है, उसी का दुष्प्रेरण कर रहा है या प्रयत्न कर रहा है।
तो ऐसे सभी अपराध और प्लस एक अपराध और है, आगे चल के वो देखेंगे, पहले इतना समझ लो। तो ऐसे अपराधों का क्या हो सकेगा, संक्षिप्त विचारण, मतलब बहुत जल्दी फैसला कर दिया जाएगा, थोड़ा सा ही सुन के फैसला हो जाता है। धारा 283(2), ऐसे सभी मामले जिनमें 3 वर्ष या कम की सजा है उनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा, यानी कि 3 वर्ष से कम की सजा या 3 वर्ष के बराबर, तो इनका भी संक्षिप्त विचारण होगा। अब संक्षिप्त विचारण में कितनी सजा दी जा सकती है, तो 3 माह से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकेगा संक्षिप्त विचारण में, और जब पूरा ट्रायल होगा तो फिर जो सजा बनती है वो दी जाएगी। आगे चलते हैं। धारा 290(1), सौदा अविवाद के लिए आवेदन। ये सौदा अविवाद मेनली होता है कि समझौता, आपस में समझौता हो गया तो उसके लिए आवेदन करना, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, और डायरेक्ट सौदा अविवाद ही लिखा होता है जब भी क्वेश्चन आता है मैचिंग के लिए। अध्याय 24, कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति। अब जो व्यक्ति कारागार में है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां होनी चाहिए जो उसे बुलाया जा सके, उससे संबंधित धाराएं देख लो। धारा 301 से 306 तक हैं। कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जैसे 302(1), बंदियों को उपस्थित कराने की अपेक्षा करने की शक्ति किसी भी दंड न्यायालय की जिसमें वो मामला सुना जा रहा है। ये क्या करेंगे, जो भी जेल या कारागार है उसके भार साधक अधिकारी को बोलेंगे, और भार साधक अधिकारी क्या करेगा, उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। धारा 303(1), ये क्या बोल रहा है, यही पिछली धारा का परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान रखो। इस टाइम पर जो एक गैंगस्टर का नाम सुना होगा आपने, लॉरेंस बिश्नोई, है ना। तो लॉरेंस बिश्नोई का मामला क्या है कि अलग अलग राज्यों में केस दर्ज होते रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी पुलिस अहमदाबाद से साबरमती जेल से बाहर नहीं ले जा सकती, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है उसने इस धारा के तहत एक आदेश निकाला हुआ है। ये क्या है, धारा 302 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य या केंद्र सरकार की शक्ति, विशेष आदेश द्वारा या सामान्य आदेश द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके इधर उधर जाने से पब्लिक शांति को खतरा हो सकता है और चीजें हैं उसमें, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है, एक विशेष आदेश द्वारा क्या करते हैं कि इसी जेल विशेष में रहेंगे, जिसको भी पेशी करानी है, जिस न्यायालय में करानी है ऑनलाइन करा लो, जिसे पूछताछ करनी है तो सब साबरमती जेल ही जाते हैं। तो आदेश इसी के तहत निकला है कि किसी व्यक्ति को किसी कारागार से ना हटाने देना या वहां से इधर उधर ना जाने देना। धारा 305, बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना, कि कोई भी बंदी है तो उसे न्यायालय में क्या है, अपनी हिरासत में ही लेके आते हैं पुलिस वाले, तो धारा 305 इससे संबंधित है। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। जैसा मैंने बोला 2 क्लासेज और आएंगी तो आपकी धाराएं समाप्त हो जाएंगी, एक क्लास आपकी अनुसूची पर आएगी कि कौन से अपराध हैं, संज्ञेय वाले, असंज्ञेय वाले, जमानती, गैर जमानती। वैसे आप लोगों को जो ग्रुप है आप लोगों का टेलीग्राम, उसमें एक PDF दे दी गई थी जिसमें अनुसूची बन पूरी थी सारे अपराधों का, किसमें कितनी सजा, संज्ञेय है, जमानती है, गैर जमानती है। तो ये सूची आप लोगों को खुद ही पहले से ही बना लेनी है, किस में आजीवन कारावास की सजा है, किस में मृत्युदंड है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ते रहो। हिंदी की भी आपके टॉपिक वाइज MCQs तो अभी पढ़ ही जाएंगे, तो धीमे धीमे उनका भी अध्ययन शुरू कर दो, और बाकी शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।